सो वेरी गुड मॉर्निंग। तो चलिए आज अपन बात कर लेते हैं जो आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम है, बोले तो जो आपका उत्सर्जन तंत्र है उसको अपन क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। आप सबको पता है अपनी साइंस की सीरीज चल रही है, उस साइंस की सीरीज में अपन सबसे मतलब उसके अंदर अपन क्या लेके चल रहे हैं, बायोलॉजी। एंड बायोलॉजी में भी अपन ने क्या क्या पढ़ लिया है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम देख लिया है, आपका जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है इसको आज अपन देख लेंगे, एंडोक्राइन सिस्टम को अपन ने देख लिया, एंड आपका जो सर्कुलेटरी सिस्टम है इसको देख लिया है। तो आज अपना मेन बात करने वाले हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम को आज इस एक सिंगल लेक्चर के अंदर अपन क्या कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। तो इससे पहले चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। यहाँ पर आप आपका जो पूरा का पूरा साइंस का सिलेबस है, इस बायोलॉजी का जो सिलेबस है इसको अपन क्या करने वाले हैं, कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं एक्सक्रीशन है। तो एक्सक्रीशन की थोड़ी सी डेफिनेशन देख लेते हैं, क्योंकि कोई भी चीज पढ़ते हैं तो उसके बारे में थोड़ा सा अपन को पता होना चाहिए। तो इसकी सीधी सी डेफिनेशन की बात करें तो एक्सक्रीशन का मतलब है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है, ये जरूरी नहीं है कि ह्यूमंस ही है, कोई भी आपका ऑर्गेनिज्म है, उस ऑर्गेनिज्म की जो भी उसने जो भी चीज खाई है, मेटाबॉलिक एक्शन हुई है, रिएक्शन, अब उसका जो भी आपका वेस्ट रहेगा, जो भी उसका नाइट्रोजनस वेस्ट रहेगा, उस वेस्ट को शरीर से बाहर निकालना है, यही आपका क्या कहलाता है भाई, एक्सक्रीशन कहलाता है। सबसे इजी लैंग्वेज में यही डेफिनेशन है कि रिमूवल ऑफ हार्मफुल, टॉक्सिक एंड जो मेटाबॉलिक वेस्ट या जो नाइट्रोजनस वेस्ट है, इनको शरीर से बाहर निकालने की जो प्रोसेस है, इनको जो बाहर निकालना है वो क्या कहलाता है, आपका एक्सक्रीशन कहलाता है। सीधी सी बात यह। अब ये जो यहाँ पे एक वर्ड आया है मेटाबॉलिक वेस्ट या नाइट्रोजन वेस्ट, तो सबसे पहले बात करते हैं कि एनिमल्स के अंदर जो आपके उत्सर्जी पदार्थ है, बोले तो जो आपके मतलब जो आपके एक्सक्रीटरी जो मेटर है, पदार्थ है, वो पदार्थ क्या है, तीन तरह के, मतलब जो भी वो एक्सक्रीशन के रूप में जो भी चीज निकालेंगे, उस बेसिस पे जो आपके एनिमल्स है उनको तीन कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया, तीन भागों में बांटा गया। पहला तो आ जाता है अमोनोटेलिक जीव आ जाते हैं, यूरियोटेलिक आ जाते हैं एंड आपके यूरिकटेलिक आ जाते हैं, यूरिकोटेलिक आ जाते हैं। अब इनके नाम में ही इनका क्या छुपा हुआ है, आंसर। सीधी सी बात है, अमोनोटेलिक एनिमल्स या अमोनोटेलिक क्या होते हैं, तो अमोनो मतलब क्या आ गया, आपके अमोनिया, मतलब ऐसे एनिमल्स या ऐसे जीव जो किसका उत्सर्जन करते हैं भाई, अमोनिया का क्या करते हैं, उत्सर्जन करते हैं, उसमें कौन आ जाते हैं, आपके अमोनोटेलिक जीव आ जाते हैं। जो आपके अमोनोटेलिक रहेंगे, याद रखना, ये केवल और केवल जो आपके जलीय जीव रहेंगे, मतलब जो पानी के अंदर रहते हैं, जैसे आपके स्पंज हो गए, आपके अमीबास हो गए, आपके ये सारे के सारे कौन होते हैं, आपके अमोनोटेलिक जीव होते हैं। तो ओवरऑल बात याद रखिएगा, जो भी जीव कहां रहते हैं, पानी के अंदर रहते हैं, जैसे आपकी मछलियां होगी, ये सब के सब कैसे होते हैं, अमीनोटेलिक जीव होते हैं। दूसरा बात करते हैं यूरियोटेलिक जीव। यूरियोटेलिक नाम से पता चल रहा है, यूरिया मतलब ऐसे जीव जो किसका उत्सर्जन करेंगे भाई, यूरिया का उत्सर्जन करेंगे, वो कौन आ जाते हैं, आपके यूरियोटेलिक आ जाते हैं। जैसे कि आपकी स्तनधारी आ गए, आपके उभयचर आगे, बोले तो आपके एम्फीबियंस आ गए एंड आपके मैमल्स आ गए। तो ओवरऑल पूछ लीजिए कि भाई ह्यूमंस किस में आते हैं, तो याद रखना ह्यूमंस किसके अंदर आते हैं, आपके यूरियोटेलिक जीव में आते हैं। अपन किसका उत्सर्जन करते हैं भाई, यूरिया का उत्सर्जन कर देते हैं। आगे बात कर लेते हैं यूरिकोटेलिक जीव। यूरिको का मतलब क्या हो गया, यूरिक एसिड से, मतलब ऐसे जीव जो किसका उत्सर्जन करते हैं, यूरिक अम्ल, बोले तो यूरिक एसिड का क्या करते हैं, उत्सर्जन करते हैं, वो किसके अंदर आते हैं, आपके यूरिकोटेलिक जीव के अंदर आ जाते हैं। इसके अंदर कौन कौन आ जाते हैं, आपके एवीज आ जाते हैं, मतलब जो आपके पक्षी वगैरह आ गए वो आ जाते हैं। इसके अलावा जो आपके रेप्टाइल्स आ गए, सांप वगैरह जो रेंग कर चलते हैं वो आ गए। इसके अलावा आपके कीट, बोले तो जो इंसेक्ट्स हैं, वो क्या होते हैं, आपके यूरिकोटेलिक होते हैं। तो आई थिंक इन तीनों में आपको डिफरेंस है वो पता चल गया होगा। ये अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं, ये यूरिया का करते हैं, ये आपके यूरिक एसिड का क्या करते हैं भाई, उत्सर्जन करते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं कि भाई एक्सक्रीटरी जो ऑर्गन है, ये ऑर्गन ह्यूमंस के अंदर कौन से आते हैं। यहां से कुछ क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, कैसे क्वेश्चंस बनते हैं उनकी बात कर लेते हैं। तो ह्यूमन में जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, बोले तो जो उत्सर्जी अंग है, वो कौन कौन से होते हैं, मानव के अंदर पूछ लिया जाए तो याद रखना, जो आपकी पहले नंबर पे तो कौन आ जाती है, आपकी स्किन आ जाती है। अब स्किन में आपने देखा होगा, आपके स्किन पे पसीना आ जाता है, तो वो पसीना किसके कारण आता है, जो आपकी श्वेत ग्रंथियां होती है, बोले तो जो आपकी स्वेट ग्लैंड होती है, स्वेट ग्लैंड होती है, उनके द्वारा क्या होता है, पसीने का उत्सर्जन होता है। मतलब क्या होता है, एक्सक्रीटरी मैटर के रूप में पसीना होता है, वो शरीर से बाहर निकल जाता है। दूसरा क्या हो जाता है, फेफड़ों के द्वारा भी निकलता है। अब आपको पता है कि आप ऑक्सीजन तो ले लेते हैं, जिस टाइम पे आप CO2 छोड़ते हैं,
कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। फॉर एग्जांपल ले लीजिए कोई आदमी है जिसने एल्कोहल ले रखी है, मतलब उसने शराब पी रखी है, तो उसके मुंह से क्या आने लग जाती है, स्मेल आने लग जाती है। तो वो क्या करता है, आपके शरीर में जो एल्कोहल रहता है उसको CO2 के साथ में छोड़ दिया जाता है, उससे स्मेल आ जाती है। इसके अलावा कभी आप लहसुन खा लेते हैं, प्याज खा लेते हैं, तो लहसुन एंड जो प्याज रहता है इसमें क्या आपको देखने को मिलता है, सल्फर देखने को मिलता है। ये सारी चीज केमिस्ट्री की आपको वहां पर लीजिएगा। मेन ये चीज याद रखना, जो आपका प्याज होता है एंड लहसुन होता है, इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है भाई, आपका सल्फर होता है, ये प्रेजेंट होता है। और ये जो सल्फर है यही क्या होता है, जिस टाइम पे आप CO2 छोड़ते हैं, प्याज खा लेते हैं, लहसुन खा लेते हैं, तो आपके मुंह से जो स्मेल आती है वो किसकी आती है, सल्फर की आती है। तो वो कहां निकल रही है, आपके फेफड़ों से, तो क्या निकल रही है, बाहर निकल रही है CO2 के साथ में। इसके अलावा बात करें लीवर की, तो आप सबको पता है कि आपका जो लीवर है, अभी अपने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा था, वहां पे भी मैंने बताया था कि लीवर क्या करता है, जो भी टॉक्सिक चीज, मतलब जो भी आपका हानिकारक जो अमोनिया होता है, इस अमोनिया को क्या कर देता है, वो थोड़ा सा यूरिया के अंदर, यूरिया क्या होता है, थोड़ा सा कम हानिकारक होता है, कम टॉक्सिक होता है, जबकि अमोनिया क्या होता है, ज्यादा हानिकारक होता है। इसलिए अपना जो लीवर होता है इस अमोनिया को किस में कन्वर्ट कर देता है भाई, यूरिया के अंदर कन्वर्ट कर देता है। यूरिया साइकिल आपने पढ़ा होगा। आगे बात करते हैं बढ़ियान। जो आपके लार्ज इंटेस्टाइन होती है वो क्या करती है, सीधी सी बात है, जो भी आपका मल होता है ना, स्टूल या जिसको आप फीसेस बोलते हैं, उसका क्या करती है भाई, वो उत्सर्जन कर देती है। जबकि जो आपकी किडनी होती है, किडनी का मेन सबसे बड़ा फंक्शन क्या होता है भाई, ब्लड को फिल्टर करती है और किसका फॉर्मेशन करती है, जो आपका यूरिन है उस यूरिन का क्या कर देती है, फॉर्मेशन कर देती है। बोले तो किडनी क्या करती है, खून को छान कर, खून को में से क्या कर देती है, जो भी आपका खून को छानती है, और साथ में जो मूत्र का निर्माण है उसका क्या कर देती है, फॉर्मेशन करने का काम किसका होता है, किडनी का होता है। अब एक मेन पॉइंट है वो आपको याद रखना है, पूछ लिया जाए कि भाई ह्यूमंस है, इसके अंदर एक जो मेन जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, बोले तो प्रमुख जो उत्सर्जित ऑर्गन है वो कौन सा होगा, तो याद रखना भाई वो कौन सा होता है, आपकी किडनी होती है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पॉइंट को आपको क्या रखना है भाई, याद रखना है। तो ये कुछ उत्सर्जित ऑर्गन है जो अपन ने देखी ह्यूमंस की, ये तो अपन ने ह्यूमंस की बात कर ली। अब अपन जो अदर जो आपके एनिमल्स किंगडम है, इन चीजों को एक बार फिर से अपन देखेंगे। जिस टाइम पे आप एनिमल किंगडम पढ़ोगे तब आपको और अच्छे से चीजें समझ में आ जाएगी। थोड़ा सा अपन समझ लेते हैं कि ह्यूमंस में तो एक्सक्रीटरी ऑर्गन पढ़ लिए, अब देखते हैं कि और जो आपका पूरा कंप्लीट जो आपका एनिमल किंगडम है उसके अंदर जो जीव है उनके अंदर क्या देखने को मिलता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, प्रोटोनेफ्रिडिया ले लीजिए, या इसको ओपन फ्लेम सेल या बोले तो ज्वाला कोशिका के नाम से भी जाना जाता है। तो इनके ये किसके अंदर होते हैं, मतलब जो फ्लेम सेल होगी या प्रोटोनेफ्रिडिया होगी, ये कौन से जीवों में उत्सर्जित ऑर्गन होते हैं, तो याद रखना जो आपके प्लेटेहेलमिन्थेस होते हैं, प्लेटेहेलमिन्थेस में एग्जांपल किसका आ गया, आपका रोटिफेक्स का अपन ले लेते हैं। तो याद रखना जो आपका प्लेटेहेलमिन्थेस है उसमें एक्सक्रीटरी ऑर्गन कौन सा होता है, पूछ लिया जाए तो याद रखना फ्लेम सेल ले लीजिए या प्रोटोनेफ्रिडिया ले लीजिए, दोनों एक ही बात करने वाले। इसके अलावा पूछ लिया जाए कि भाई जो आपके सिफेलोपोडेट्स है, जैसे फॉर एग्जांपल जो आपके एम्फिओक्सिस है, उनके अंदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन कौन सा होता है, तो फ्लेम सेल या आपके प्रोटोनेफ्रिडिया होता है। ठीक ऐसे ही बात करते हैं कि भाई नेफ्रिडिया किन में देखने को मिलता है, तो क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भाई जो आपके एनेलिडास है, एनेलिडास में फॉर एग्जांपल आपका अर्थवॉर्म आ गया, आपका केचुआ आ गया, तो केचुए में उत्सर्जित ऑर्गन कौन सा होता है, पूछ लिया जाए तो याद रखना वो कौन सा होता है भाई, आपका नेफ्रिडिया होता है। ठीक ऐसे ही पूछ लिया जाए कि जो आपके इंसेक्ट्स हो गए, फॉर एग्जांपल कॉकरोच, ये आपके सिलेबस में दिया हुआ है, एनसीईआरटी में दिया है, तो आपको याद रखना है कि जो आपका कॉकरोच है इसके अंदर उत्सर्जित ऑर्गन कौन सा होता है, तो याद रखना जो मेल पिगियन ट्यूब्यूल्स होती है ये कॉकरोच की उत्सर्जित ऑर्गन होती है। ठीक ऐसे ही पूछ लिया जाए कि जो आपके क्रिस्टेशियन है, फॉर एग्जांपल जो आपका प्रोन आ जाता है, प्रोन में एक्सक्रीटरी ऑर्गन कौन सा आता है, तो याद रखना जिनको अपन ग्रीन ग्लैंड बोलते हैं, बोले तो हरित ग्रंथियां इसको बोला जाता है, या जो एंटीनल ग्लैंड है ये क्या होती है भाई, आपके प्रोन के अंदर क्या होता है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है। ठीक ऐसे ही जितने भी आपके वर्टिब्रेट्स बच गए, अब ये जो आपके वर्टिब्रेट्स है इनके अंदर पूछ लिया जाए तो इनके अंदर क्या आ जाते हैं, किडनी। जैसे फॉर एग्जांपल पूछ लिया जाए कि भाई ह्यूमंस में उत्सर्जित ऑर्गन कौन सा है, तो सीधी सी बात है कौन सी आ जाती है, आपकी किडनी आ जाती है। इसके अलावा ये दो पॉइंट तो आपके नीचे लिखे हैं कि कई बार एग्जाम में आए हुए हैं, जैसे कि जो आपके एस्केरिस होते हैं, तो याद रखना एस्केरिस को राउंड वॉर्म के रूप में जाना जाता है, बोले तो गोल कृमि के रूप में भी जाना जाता है। इनमें एक्सक्रीटरी ऑर्गन पूछ लिया जाए तो जो आपकी रेनेट कोशिकाएं होती हैं, जो
जो आपकी रेनेट सेल होती है ये क्या होती है, एस्केरिस या गोल कर्णीय उत्सर्जित ऑर्गन होती है। ठीक ऐसे ही जो आपके मोलस्कन्स है, जो आपके मोलस्का है, उनमें पूछ लिया जाए तो याद रखना जो भोजन के जो ऑर्गन होते हैं वो इनके अंदर क्या होते हैं भाई, एक्सक्रीटरी आपके ऑर्गन होते हैं। तो ये वाली स्लाइड आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, यहां से क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं, मेन जो आज अपना फोकस है वो किसके ऊपर है भाई, जो आपके सिलेबस में दे रखा है वो कौन है, ह्यूमंस की जो किडनी है, बोले तो जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है वो कौन से रहते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि भाई ह्यूमंस का जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसके अंदर किन किन चीजों को इंक्लूड किया गया है। तो याद रखना टोटल 4 चीजों क्या होती है इसके अंदर इंक्लूड होती है जो आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम है ह्यूमंस का। फर्स्ट नंबर में तो आपको क्या देखने को मिलेगी, किडनी आ जाती है। पहले नंबर पे क्या आ जाती है, किडनी। एक पेयर किडनी होती है, बोले तो नंबर में कितनी होती है, 2 किडनी आपको देखने को मिलेगी। कितने नंबर के अंदर कितनी होती है, 2 किडनी होती है। जैसे कि पहली किडनी ये रही, दूसरी किडनी आपकी ये रही। ठीक ऐसे ही पूछ लिया, फिर आगे आगे आ जाता है कि आपकी क्या आ जाती है, यूरेटर्स आ जाती है, बोले तो आपकी मूत्र वाहिनी आ जाती है। जो आप ये रस्सी देख रहे हैं ना, ये क्या है, आपकी यूरेटर आ जाती है, मूत्र वाहिनी हो जाती है। ये भी संख्या में कितनी होती है, एक पेयर होती है। नंबर की बात करें तो नंबर में कितनी है, 2। देखिए किडनी भी 2 है, पेयर के अंदर 1 है। ये भी क्या है, संख्या में 2 है, पेयर में कितनी है आपकी, 1। आगे बात कर लेते हैं यूरिनरी ब्लैडर। तो याद रखना यूरिनरी ब्लैडर होता है, ये नंबर के अंदर क्या होता है, 1 ही होता है। देखिए ये आपका जो थैलेनुमा स्ट्रक्चर है ये आपका क्या है, यूरिनरी ब्लैडर होता है, जो कितना है आपको 1 ही दिखाई दे रहा होगा। अगला आ जाता है यूरेटर। ये आपको क्या बोला जाता है, इसको मूत्र मार्ग बोला जाता है या मूत्र छिद्र बोला जाता है, जहां से यूरिन को क्या है अपन शरीर से बाहर निकाल देते हैं। तो ये भी देखिए संख्या में कितना है आपका, 1 ही रहता है। तो ये आपकी किडनी की स्ट्रक्चर है। अब एक चीज याद रखना, ये राइट किडनी है, ये लेफ्ट किडनी है। अब आपको खुद को देखने को मिल रहा होगा, एक किडनी बड़ी होती है, एक किडनी छोटी होती है। तो चीज आपको याद रखनी है कि कौन सी बड़ी होती है, राइट वाली बड़ी होती है, लेफ्ट वाली थोड़ी सी छोटी होती है। लेकिन यहाँ पर आपको देख रहा होगा ये बड़ी, लेकिन इसको अपन ने खोल के देखा है। तो याद रखना ये किडनी बड़ी होती है, ये वाली किडनी थोड़ी सी छोटी है, मतलब ऊपर नीचे होती है थोड़ी सी। ये चीज आपको याद रखनी है। तो ह्यूमन जो आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम है इसमें 1 2 3 4 चीजों को अपन स्टडी करेंगे। इनमें से जो मेन चीज है वो मेन कौन सी है, आपकी किडनी है। तो चलिए सबसे पहले अपन किडनी के ऊपर फोकस करते हैं कि किडनी आखिरकार क्या होती है। अब किडनी से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है तो अपन को क्या चीज याद रखनी है, तो मेन चीज तो यही याद रखनी है कि भाई जो किडनी की अपन स्टडी करते हैं, मतलब किडनी का जो अध्ययन है उसको क्या बोला जाता है, नेफ्रोलॉजी बोला जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पॉइंट को आपको क्या रखना है भाई, याद रखना है। चलिए आगे बात करते हैं। अब इसकी साइज पूछ लीजिए तो साइज में याद रखना, किडनी की जो साइज है बोले तो इसकी जो लंबाई है वो तो कितनी होती है, 12 सेंटीमीटर होती है। लंबाई तो कितनी होती है, 12 सेंटीमीटर। फिर पूछ लिया जाए कि भाई इसकी चौड़ाई कितनी होती है, तो चौड़ाई याद रखना इसकी 6 सेंटीमीटर क्या होती है, इसकी चौड़ाई होती है। फिर पूछ लिया जाए कि भाई इसकी थिकनेस कितनी होती है, मतलब कितनी मोटी होती है, तो मोटाई कितनी होती है, लगभग आपकी 2.5 सेंटीमीटर होती है, बोले तो 2.5 सेंटीमीटर तक होती है। तो ये चीज आपको क्या है, याद रखना है कि भाई इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर होती है, चौड़ाई जो विड्थ है चौड़ाई है 6 सेंटीमीटर होती है, थिकनेस बोले तो मोटाई आपकी 2.5 सेंटीमीटर लंबी होती है, मोटी होती है, सॉरी। आगे बात कर लेते हैं इसके वेट की कि आखिरकार जो ह्यूमंस की किडनी होती है इसका वेट कितना होता है। तो कई बुक्स में 150 दे रखा है, कई में 160 दे रखा है, कई में 70 दे रखा है। तो 150 से 180 ग्राम तक क्या हो सकता है, इसका वेट हो सकता है। ओवरऑल बात करें तो लगभग 150 से 180 ग्राम तक क्या हो सकता है, इसका वेट हो सकता है, जो आपकी ह्यूमंस की किडनी है इसका। अब बात कर लेते हैं जो मेल एंड जो फीमेल होते हैं, इन दोनों में किडनी का जो वजन होता है वो थोड़ा अलग अलग होता है। मेल की जो किडनी होती है थोड़ी सी हेवी होती है, 150 से 180 ग्राम तक मेल की जो किडनी होती है उसका वजन होता है। जबकि फीमेल की बात कर लेते हैं, महिला की बात करें तो फीमेल में 130 से 150 ग्राम तक क्या हो सकता है, किडनी का वेट हो सकता है। ये चीज आपको याद रखनी है। अब पूछ लिया जाए कि किडनी का कलर कैसा होता है, इसका रंग कैसा होता है, तो लाल भूरा कलर होता है, रेडिश ब्राउन कलर क्या होता है, किडनी का कलर होता है, जैसा कि आप डायग्राम में भी देख पा रहे होंगे। आगे बात कर लेते हैं कि भाई किडनी की शेप कैसी होती है, तो याद रखना बीन शेप होती है। आपने जैसे जो सेव खाया होगा उसका बीज देखा होगा, ये कैसी होती है, बीन शेप होती है, बोले तो बीज के जैसी क्या होती है, इसकी स्ट्रक्चर होती है, जो आपकी किडनी होती है इसकी। ये चीज आपको याद रखनी है। आगे बात कर लेते हैं कि किडनी की लोकेशन, कि किडनी आखिरकार प्रेजेंट कहां पर होती है। तो याद रखना किडनी हमेशा आपके
कहां पर होती है? जो डोर्सल साइड होती है, मतलब जो पीछे की साइड होती है, यहां पर किडनी प्रेजेंट होती है। कहां पर प्रेजेंट होती है? यहां इस साइड में आपकी किडनी प्रेजेंट होती है। अब किडनी की बात करें तो आपको सबसे पता है कि जब ह्यूमंस का जब सी सेक्शन किया जाता है, जब उसको मतलब जब ह्यूमन को काटा जाता है, देखा जाता है उसके अंदर से, तो हमेशा यहाँ पे स्केल का काम कौन करती है? जो आपकी वर्टिबल कॉलम होती है ना पीछे वाली, ये स्केल का काम करती है। तो यहां पर जो आपकी थोरेसिक कैविटी नंबर 12 होगी, एंड जो आपकी कौन सी थोरेसिक कैविटी 12 होगी, एंड आपकी लिम्बर वर्टिब्री आपकी नंबर 3 होगी। कौन सी? थोरेसिक वर्टिब्री नंबर 12। कौन सी? थोरेसिक वर्टिब्री नंबर आपकी 12 वाली। इसके अलावा जो आपकी लंबर वर्टिब्री नंबर 3 है, इन दोनों के बीच में क्या होती है? आपकी किडनी प्रेजेंट होती है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस इंपॉर्टेंट पॉइंट को आप याद रखना कि किडनी की लोकेशन पूछ ली जाए तो जो किडनी होती है, ये आपकी जो एब्डोमेन कैविटी होती है, वहां पर जो आपकी थोरेसिक कैविटी नंबर 12 है एंड जो लंबर वर्टिब्री नंबर 3 है, इनके बीच में क्या होती है? डोर्सल सरफेस पे प्रेजेंट होती है। बोले तो आपके बैक साइड पर, पीछे की साइड में ये प्रेजेंट होती है। अब आगे बात कर लेते हैं कि भाई जो ह्यूमन की किडनी है, इसका आखिरकार फंक्शन क्या होता है। तो याद रखना, ह्यूमन की किडनी का मेन फंक्शन तो क्या हो गया? ब्लड को फिल्टर करने का काम करती है, ब्लड को क्या है? छानने का काम करती है। इसके अलावा जो आपका यूरिन फॉर्मेशन होता है, मतलब मूत्र निर्माण की जो प्रोसेस है, उसके अंदर भी किडनी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसके अलावा शरीर के अंदर जो भी आपके आयंस है, इन आयंस को रेगुलेट करना, इनको संतुलित करने का काम भी किसका रहता है? आपकी किडनी का रहता है। अभी अपन ने डायग्राम में देखा कि भाई ये आपकी किडनी है। इस किडनी को अपन ने इस तरह से काटा, लॉन्गिट्यूडनल यदि किडनी को काटा, तो अंदर से किडनी आपको कुछ इस तरह की क्या है? देखने को मिलती है। अब इस स्ट्रक्चर को अपन थोड़ा सा अच्छे से देखें तो ये आपकी क्या है? किडनी की स्ट्रक्चर हो जाती है। अब किडनी के अंदर बात करें तो किडनी के अंदर ये जो बाहर की साइड में आप देख रहे हैं, यहाँ पर क्या होती है? एडिपोज जो लेयर होती है, ये लेयर प्रेजेंट होती है। ये क्या करती है? जो बाहरी आघात रहती है कि मतलब किसी ने आपके मुक्का मार दिया, तो उससे बचाने में कि किडनी कहीं डैमेज ना हो जाए, तो उससे बचाने में जो एडिपोज की जो परत होती है, टिश्यू होता है, ये क्या करता है? इसको प्रोटेक्ट करके रखता है। इसके अलावा इसमें क्या होते हैं? रिनल कैप्सूल भी प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होता है? रिनल कैप्सूल प्रेजेंट होता है। अब यहां पर आपने देखा होगा कि जो किडनी है आपकी, इस किडनी के अंदर क्या होते हैं? दो भाग इसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे। एक भाग तो देखने को मिलेगा जो बाहर की साइड में प्रेजेंट होगा, वो तो क्या होगा? आपका कोर्टेक्स वाला पार्ट होगा। जबकि जो अंदर वाला पार्ट होगा, आंतरिक पार्ट होगा, वो कौन सा होगा? आपका मेडुला वाला पार्ट होगा। अब यहां पर आप ये जो व्हाइट कलर में देख रहे हैं, ये तो आपका कौन सा होता है भाई? कोर्टेक्स वाला पार्ट होता है। जबकि इसके अंदर ये जो आप पिरामिड के जैसे स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये आपके पिरामिड वाला पार्ट कौन सा होता है? मेडुला वाला पार्ट रहता है। ये चीज आपको याद रखनी है। जो आपका मेडुला है, ये माना जाता है 8 से 12 पिरामिड तक आपके क्या हो सकते हैं? प्रेजेंट हो सकते हैं। नंबर आपको याद रखना है कितना? 8 से 12 तक संख्या के अंदर ये जो पिरामिड है, ये पिरामिड प्रेजेंट हो सकते हैं। अब ये चीज तो देख लिया, लेकिन एक वैज्ञानिक थे, उन वैज्ञानिक का नाम था आपका फर्टे। इन वैज्ञानिकों ने क्या देखा कि भाई जो मेडुला है, ये जो मेडुला आपस के अंदर, मतलब पैर के अंदर, ये जो पैर क्या, ये जो मेडुला है 8 से 12 संख्या के अंदर प्रेजेंट है, इनके बीच में भी थोड़ा थोड़ा क्या है? गैप है। ये एक्चुअल में चिपे हुए रहते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा समझाने के लिए आपको बनाया हुआ है। तो यहाँ पे क्या होता है? जब इन दो मेडुलाओं के बीच में क्या है? थोड़ा बहुत स्पेस देखने को मिला था। तो यहाँ पे पता चला कि भाई ये वाला जो स्पेस वाला, ये जो व्हाइट वाला जितना भी पार्ट है, ये वाला पार्ट है, ये जो व्हाइट वाला पार्ट आ गया, ये व्हाइट वाला पार्ट आ गया, ये पार्ट आ गया, ये भी एक्चुअल के अंदर क्या है? कोर्टेक्स का ही पार्ट है, न कि ये मेडुला वाला पार्ट हो जाता है। इसीलिए इस वैज्ञानिक ने खोजा, इसलिए ये वाला जो रीजन है, दो मेडुलाओं के बीच के अंदर ये जो स्पेस है, ये जो खाली जगह है, इसको क्या बोला जाता है? वर्टिनी के स्तंभ बोला जाता है। बोले तो कोर्टेक्स ऑफ वर्टिनी के नाम से भी इसको जाना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको क्या है? याद रखना है। चलिए, अब यहां पर आपने देखा होगा कि भाई किडनी तो है, अब किडनी के अंदर से यहां पर जो आपकी आर्टरी होगी, आपकी वेन होगी, सीधी सी बात है ये भी निकलेगी, क्योंकि ब्लड को लाना भी रहेगा और ब्लड को ले जाना भी रहेगा। तो यहां पर अब मेरे को आप कमेंट बॉक्स में ये चीज बताओगे कि भाई जो आपकी धमनी होती है एंड सीरा होता है, इनका क्या फंक्शन रहता है? अपन ने सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ा था, तब मैंने आपको बताया था कि जो धमनी होती है एंड जो सीरा होती है, इनका क्या फंक्शन रहता है? आर्टरी एंड वेन का। ये आपको बस ये चीज बतानी है कि
इनमें से प्योर ब्लड किस में रहेगा और इम्प्योर ब्लड है वो कौन लेके जाएगा। मतलब पहला तो ये बताना है कि प्योर ब्लड इन दोनों में से कौन से में प्योर ब्लड होगा, कौन से में इम्प्योर ब्लड होगा। दूसरा पॉइंट ये बताना है कि इनमें से कौन सी तो ब्लड को लेके जाएगी, कौन सी जो रहेगी वो ब्लड को लेके आएगी। ये चीज आपको कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अब यहां पर ये जो धमनी निकल रही है, अब ये जो धमनी आपकी निकल रही है, धमनी होगी आपकी, सीरा होगी, वेन एंड आर्टरी निकल रही है, तो ये किसी न किसी तरीके से तो निकल रही है। तो यहां पे क्या होता है, एक छेद प्रेजेंट रहता है, एक होल प्रेजेंट रहता है। इस होल को क्या बोला जाता है, हाइलम के नाम से जाना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये वाला जो छेद है, इस छेद को क्या बोला जाता है, हाइलम के नाम से जाना जाता है। अब चलिए एक क्वेश्चन आपसे और पूछ लेता हूं। जिस टाइम पे मैंने आपको डाइजेस्टिव सिस्टम में ईसोफेगस बताया था, तब मैंने बताया था कि यहां से जो आपकी ईसोफेगस जा रही है, यहां पे डायफ्राम है, तो डायफ्राम के अंदर से भी एक छेद रहेगा जहां से ईसोफेगस जा रही है। तो डायफ्राम वाला जो छेद है उसका क्या नाम है, ये चीज भी आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताओगे। तो आपके लिए 2 सवाल मैंने छोड़े, इनका मैं आपका कमेंट में इंतजार करूंगा कि कौन इनका आंसर सही बताता है। तो ये तो अपन ने क्या बात कर ली, किडनी की भाई स्ट्रक्चर की अपन ने बात कर ली। चलिए किडनी की स्ट्रक्चर बात कर ली, तो अब थोड़ा सा किडनी के बारे में पढ़ लेना है। तो इस डायग्राम को देख के डरना बिल्कुल भी नहीं है। जो भी चीज मैंने यहाँ पे बताई है अभी, वो सारे के सारे ये रही आपके हिंदी मीडियम वालों के लिए। तो पहले तो जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अपन बात करें कि भाई इसकी लोकेशन है, मतलब इसकी स्ट्रक्चर की ह्यूमन किडनी की, तो सीधी सी बात है, जो ह्यूमंस की किडनी है इसके अंदर जो मेडुला प्रेजेंट था, मैंने आपको बताया था, जिसको मेडुलरी पिरामिड बोलते हैं। ये मेडुलरी जो पिरामिड है आपके संख्या में कितने हो सकते हैं, 8 से 12 तक संख्या में हो सकते हैं ह्यूमंस की बात करें तो। लेकिन यदि खरगोश के बारे में पूछ लीजिए, रेबिट के बारे में पूछ लीजिए, तो याद रखना ओनली फॉर उसकी किडनी में एक ही पिरामिड आपको देखने को मिलेगा। एंड ये जो आपके पिरामिड रहेंगे एंड जो आपका कोर्टेक्स वाला पार्ट था, इनके बीच में थोड़ा सा स्पेस रहेगा। उस स्पेस को क्या बोला जाता है, कॉलम्स ऑफ वर्टिनी के नाम से जाना जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं कॉलम्स ऑफ वर्टिनी, ये 2 आपके पिरामिड है, इनके बीच में जो स्पेस है, इस स्पेस को क्या बोला जाता है, वर्टिनी के स्तंभ बोला जाता है, कॉलम ऑफ वर्टिनी बोला जाता है। ठीक ऐसे ही यदि पूछ लिया जाए कि भाई आपकी जो किडनी है, इस किडनी में याद रखना जो नेफ्रॉन है, ये नेफ्रॉन की संख्या कितनी होती है, तो याद रखना जो आपके नेफ्रॉन रहेंगे ना, मेडुला कोर्टेक्स, दोनों वालों पार्टों में नेफ्रॉन आपको देखने को मिलेगा। नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर कैसी होती है, क्या होता है, थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा। तो याद रखना कि जो एक सिंगल आपकी किडनी रहेगी, मतलब जो आपकी किडनी रहेगी, इस किडनी में ऑलमोस्ट कितने रहेंगे आपके 1 मिलियन बोले तो 10 लाख तक क्या होते हैं संख्या के अंदर जो आपके नेफ्रॉन है, ये नेफ्रॉन किडनी के अंदर प्रेजेंट रहते हैं। एंड ये जो नेफ्रॉन है, इन्हीं नेफ्रॉन को किडनी की जो संरचना, मतलब फंक्शनल जो यूनिट है, मतलब जो कार्यात्मक या क्रियात्मक जो यूनिट है, वो किसको बोला जाता है, आपके नेफ्रॉन को बोला जाता है। तो ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ये जो भी चीज मैंने आपको बताई, ये सारे के सारे जो चीज मैंने आपको एक्सप्लेन की थी, वो सारा का सारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अब अपन सबसे पहले बात कर लेते हैं कि किडनी तो अपन ने देख ली, किडनी के बाद के अंदर जो आप देखिए, जिस टाइम पे अपन ने ये वाला डायग्राम पढ़ा था, यहाँ पे अपन ने देखा था कि किडनी को तो क्या कर लिया भाई, अपन ने पढ़ लिया कि किडनी की स्ट्रक्चर कैसी होती है, इसका फंक्शन क्या होता है। अब बाकी की ये 3 चीजें और बच जाती है, इनका क्या काम रहता है। अब भाई जो आपकी किडनी थी, इस किडनी में नेफ्रॉन था, यहाँ पे ब्लड जो आपका था वो प्यूरिफाई हो गया, यूरिन का फॉर्मेशन हो गया, फिर जो आपका मतलब किडनी थी इसमें यूरिन वगैरह सब कुछ बन गया। अब ये जो नेफ्रॉन, इसके अंदर एक वर्ड आया था, उस नेफ्रॉन को थोड़ा सा अपन देखेंगे, लेकिन सबसे पहले अपन इसका जो अगला पार्ट है वो देख लेते हैं कि भाई जो अपन ये मान के चलते हैं कि भाई अपन ने यूरिन का फॉर्मेशन कर लिया। अब जो यूरिन इस किडनी में बना है, ये क्या रहेगी, 2 पाइप यहां से निकल गई, इस पाइप के द्वारा आएगा, तो इस पाइप को क्या बोला जाता है, मूत्र वाहिनी बोला जाता है, बोला तो यूरेटर इसको बोला जाता है। और ये संख्या में, नंबर में कितने होते हैं, आपके 2 होते हैं। नंबर में कितने होते हैं भाई, आपके 2 होते हैं। ठीक ऐसे ही इनकी लंबाई पूछ ली जाए कि भाई ये आखिरकार कितने लंबे होते हैं दोनों के दोनों, तो याद रखना 20 सेंटीमीटर से लेके 25 सेंटीमीटर तक क्या होती है भाई, इनकी लंबाई होती है। और इनका फंक्शन क्या रहता है कि ये भाई आपकी जो किडनी है, इस किडनी से जो भी यूरिन बना है, उस यूरिन को कहां लेके जाते हैं, यूरिनरी ब्लैडर में ले जाने का एक पाथवे आपका रहने वाला है।
अब जो आपका यूरिनरी ब्लैडर है यानी जो मूत्राशय, अब जो आपका यूरिन था यहां से होता हुआ कहां आ गया, आपकी यूरिनरी ब्लैडर में आ गया। यूरिनरी ब्लैडर के अंदर मूत्र क्या होता है भाई, यहाँ पर स्टोर रहता है। याद रखना, यहाँ पर मूत्र का क्या किया जाता है, स्टोरेजन किया जाता है। कितना स्टोर होता है मूत्र को याद रखना, ऑलमोस्ट 700 से लेके 800 ml तक मूत्र क्या हो जाता है, यहाँ पर स्टोर हो जाता है। फिर यहाँ पर जैसे ही ऑलमोस्ट आधा वो भर जाता है तो इसमें कॉन्ट्रैक्शन की प्रोसेस होती है, जिससे आपको क्या है, ऐसा फील होता है कि भाई अब अपन को वॉशरूम जाना पड़ेगा। अब नेक्स्ट आ जाता है कि यहां से फिर जो मूत्र होगा वो कहां आएगा, आपकी यूरेथ्र में आएगा। बोले तो आपका कहां आएगा, मूत्र मार्ग या जो आपका मूत्र छिद्र है वहां से आएगा, और वहां से जो भी आपका यूरिन था वो यूरिन क्या हो जाएगा भाई, एग्जिट हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो ये अपन ने क्या कर लिया, जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है, इस एक्सक्रीटरी सिस्टम में कौन कौन सी चीजें आ रही है, इन चीजों को अपन ने क्या कर लिया, डिस्कस कर लिया। अब अपनी किडनी की जो स्ट्रक्चर एंड जो फंक्शनल यूनिट थी अपन ने बात की थी, वो कौन था भाई, आपका नेफ्रॉन था। अब थोड़ा सा अपन नेफ्रॉन को देख लेते हैं। ये एक्चुअल में क्या होती है, आपकी किडनी होती है। इस किडनी के अंदर ये जो मेडुला वाला पार्ट है, ये वाला कोर्टेक्स वाला पार्ट है, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 वाले ये जो आप देख रहे हैं ना, राउंड राउंड में देख रहे हैं, ये तो आपका मेडुला है, और बाहर की साइड में क्या है, ये आपका कोर्टेक्स वाला पार्ट है। इन दोनों के बीच में ये जो है, ये कौन सी है, वर्टिनी ऑफ आपके जो मतलब जो आपके वर्टिनी के स्तंभ थे, कॉलम्स ऑफ वर्टिनी थे, वो आपके ये प्रेजेंट है। अब बात करते हैं कि जो आपका कोर्टेक्स वाला पार्ट है, जो मेडुला वाला पार्ट है, इन दोनों के बीच के अंदर आपको ये यहां पे डायग्राम दिख रहा होगा। इस डायग्राम को थोड़ा सा अपने क्या किया है, यहां पर जूम कर दिया है। ये आपका क्या होता है, नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर होती है। टेंशन नहीं लेना, अच्छे से मैं आपको इस चीज को एक्सप्लेन करूंगा। तो पहले तो अपन ये चीज देख लेते हैं कि भाई जो आपकी किडनी होती है, हर एक किडनी की बात कर रहे हैं, आपके शरीर में 2 किडनी है, तो अपन एक बार एक किडनी को लेके चल रहे हैं कि एक जो सिंगल किडनी होती है, इसके अंदर ऑलमोस्ट आपके 1 मिलियन तक क्या होते हैं, नेफ्रॉन्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, जो कैसी होती है, ट्यूब के जैसी आपको स्ट्रक्चर देखने को मिल रही होगी, जिसको क्या बोला जाता है, नेफ्रॉन बोला जाता है। एंड जो आपके नेफ्रॉन है, इस नेफ्रॉन को याद रखना, किडनी की जो फंक्शनल है, बोले तो जो क्रियात्मक या बोले तो कार्यात्मक जो यूनिट पूछ लिया जाए कौन होती है किडनी की, तो याद रखना वो कौन होते हैं, आपके नेफ्रॉन होते हैं। तो चलिए अब ये जो नेफ्रॉन वाला डायग्राम है, इस नेफ्रॉन के डायग्राम को अपन अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं कि ये डायग्राम अपन को क्या कहता है। तो चलिए, ये आपका नेफ्रॉन वाला डायग्राम है। अब नेफ्रॉन वाले डायग्राम के अंदर सीधी सी बात है, ये तो आपकी क्या है, अफरेंट आर्टियोल है। मतलब यहां से तो क्या आएगा, अफरेंट, एंड ये आपकी क्या है, इफरेंट आर्टियोल है। बोले तो ये आपकी क्या है, अभिवाही धमनी है, ये आपकी कौन सी है, अपवाही धमनी रहने वाली है। अब जो आपकी अफरेंट, हमेशा याद रखना, यहां पर आपको इंग्लिश वाला जो वर्ड रहेगा ना, ये याद रखने में इजी रहेगा। पूछ लीजिए कि भाई जो अफरेंट आर्टियोल है, डिफरेंट आर्टियोल है, इन दोनों का फंक्शन क्या रहता है। तो इंपॉर्टेंट चीज याद रखना, देखिए यहां पर क्या आ जाता है, ए आ जाता है, यहां पर क्या आ जाता है, ई आ जाता है। अफरेंट में सबसे पहले ए है, डिफरेंट में क्या है, ई आ रहा है। तो एक चीज यहां पे याद रखना, अफरेंट का मतलब होता है एंटर से, आप इंटर बोलते हैं तो एंटर बोल लीजिए। तो एंटर मतलब यहां अफरेंट आर्टियोल से तो ब्लड आएगा, इफरेंट, ई का मतलब क्या होता है, एग्जिट से होता है, और यहां से क्या आएगा, जो भी आपका ब्लड होगा वो बाहर निकल जाएगा। तो ये चीज आपको याद रखना है, अफरेंट आर्टियोल से तो ब्लड आता है, इफरेंट आर्टियोल से ब्लड एग्जिट हो जाता है, बाहर निकल जाता है। ई मतलब एग्जिट, ए मतलब एंटर, ये चीज आपको याद रखनी है। अब यहां पे जो ब्लड आएगा तो यहां पे क्या होगा, एक गुच्छा प्रेजेंट रहेगा। इस तरह से क्या होगा, एक गुच्छा प्रेजेंट रहेगा। इस गुच्छे को क्या बोला जाता है, ग्लोमेरुलस बोला जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या बोला जाता है, ग्लोमेरुलस इसको बोला जाता है। अब ये जो आपके ग्लोमेरुलस है, ये ग्लोमेरुलस है, यहां पर क्या होता है, जो ब्लड, एक तरह से मान लीजिए कि भाई आपने क्या है, चाय आपको छाननी है, तो चाय को छानने के लिए क्या लेते हैं, आप छलनी लेते हैं। उस छलनी में जैसे डालते हैं तो चाय तो नीचे आ जाती है, लेकिन जो मोटे मोटे पदार्थ रहते हैं वो क्या होते हैं, वहां पर रह जाते हैं। तो ठीक ऐसे ही जो ग्लोमेरुलस है, ये क्या करता है, छानने का काम करता है। जो भी ब्लड छन जाता है, मतलब जो प्योर ब्लड रहेगा, वो प्योर ब्लड तो छन के क्या आ जाएगा, अफरेंट आर्टियोल से आगे चला जाएगा। अब लेकिन जो एक्सक्रीटरी पदार्थ बच गया, जो मेटर बच गया, वो मेटर कहां आ जाएगा, आपका ये जो कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इस कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है, बोमन्स कैप्सूल बोला जाता है, जिसके अंदर वो सारी चीजें क्या हो जाती है। मान लीजिए आपकी चाय क्या आ गई यहां पर।
अब ये जो आपका बोमन संपुट है, सॉरी आपका जो बोमन संपुट इसको बोलते हैं या बोमन इसको कैप्सूल बोलते हैं, अब यहां से क्या होता है, एक इस तरह की ट्यूब आप देख रहे होंगे निकल रही है। ये जो ट्यूब है इसको क्या बोला जाता है, पीसीटी के नाम से जाना जाता है, प्रोक्सिमल कोवेलेंटेड ट्यूब के नाम से जाना जाता है। बोले तो समीपस्थ कुंडलित जो नलिका है वो उसको बोला जाता है, पीसीटी इसको बोला जाता है। अब जो भी चीज रहेगी वो पीसीटी के अंदर आ गया, जो भी आपका ब्लड था, जो भी चीज आपकी छन के आई थी वो पीसीटी में आ गया। पीसीटी से होता हुआ कहां जाएगा, ये जो आप एक स्ट्रक्चर देख रहे हैं इसको क्या बोला जाता है, यहां से लेके यहां वाली जो स्ट्रक्चर है, यहां से यहां वाली ये जो स्ट्रक्चर है इसको बोला जाता है हेलेनेका। इसका बोला जाता है, हेलेने नामक वैज्ञानिक ने खोजा था तो उनके सम्मान में इसको हेलेने का रूप दे दिया। ये जो हेलेने है, ये जो हेयर पिन होती है ना, जो महिलाएं सिर में हेयर पिन लगाती है, सेम टू सेम कैसी होती है उसके जैसे इसके स्ट्रक्चर रहते हैं। लेकिन ये जो हेलेने का लूप है इसके भी कितने होते हैं, 2 पार्ट्स होते हैं। पहला तो आ जाता है डिसेंडिंग। देखिए सीधी सी बात है, इस तरह से अपन देखते हैं ऊपर से नीचे की तरफ जाता है तो उसको तो अपन डिसेंडिंग बोलते हैं, और जो नीचे से ऊपर जाता है उसको क्या बोलते हैं, इसको घटता हुआ क्रम बोलते हैं, इसको बढ़ता हुआ क्रम बोलते हैं। मतलब डिसेंडिंग का मतलब तो क्या हो जाता है, आपका अवरोही क्रम हो जाता है, जबकि असेंडिंग क्या होता है, बढ़ता हुआ क्रम हो जाता है, तो बोले तो आपका आरोही क्रम हो जाता है। तो ये चीज आपको क्या रखनी है, याद रखनी है कि ये डिसेंडिंग वाला पार्ट हो गया, जो नीचे की साइड में जा रहा है वो तो आपका डिसेंडिंग वाला पार्ट है, एंड जो ऊपर की साइड में जा रहा है वो आपका असेंडिंग वाला पार्ट होता है। बोले तो ये आरोही वाला पार्ट हो गया, ये आपके अवरोही वाला पार्ट हो गया। अब यहां से फिर कहां जाएगा, जो भी आपका ब्लड, मतलब जो भी आपका मीटर था, एक्सक्रीटरी मीटर था, वो कहां पहुंच गया, अब डीसीटी के पास में पहुंच गया, जिसको बोला जाता है डिस्टल कोवेलेंटेड ट्यूब बोला जाता है। बोले तो दूरस्थ जो आपकी कुंडलित नलिका है वो इसको बोला जाता है। ये सीधी सी बात है कि जो आपका बोमन कैप्सूल है इसके पास में, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, समीपस्थ। कोई भी चीज पास में उसको समीप बोला जाता है, तो ये तो क्या आ जाती है, समीपस्थ कोशिका आ जाती है, मतलब कुंडलित जो आपकी नलिका है वो आ जाती है। ये आपकी दूर है, सीधी सी बात है बोमन कैप्सूल से, तो ये क्या आ जाती है, दूरस्थ कुंडलित नलिका इसको बोला जाता है। अब यहां पर भी जिस भी चीजों को ऑब्जर्व करना होगा वो ऑब्जर्व हो जाएगी। उसके बाद में ये क्या है, आपकी कलेक्टिंग डक्ट है, क्योंकि सीधी सी बात है ये तो अपन ने सिंगल नेफ्रॉन लिया है, लेकिन एक किडनी में अपन ने बात किया था ऑलमोस्ट 10 लाख, बोले तो 1 मिलियन होते हैं। तो सीधी सी बात है ये जो खांचे छोड़े हुए हैं ये ले लीजिए कि भाई यहाँ पे दूसरा है, यहाँ पर आपका नेफ्रॉन है, यहां से दूसरा है, यहाँ पे दूसरा है, तो अब जो भी एक्सक्रीटरी पदार्थ रहेगा वो एक कॉमन डक्ट रहेगी, जिसको क्या बोलेंगे, कलेक्टिंग डक्ट बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, कलेक्टिंग डक्ट या संग्रह नलिका बोलेंगे, जो क्या कर लेगी, यहाँ पर जो आपका यूरिन रहेगा इस यूरिन को क्या कर लेगी, यहां से होता हुआ आपका जो यूरिनरी ब्लैडर है वहां तक चला जाएगा। तो ये तो अपन ने क्या है, इसका डायग्राम देख लिया। अब इसके अंदर भी क्या होता है, जो यूरिन का जो फॉर्मेशन है, अब इस फॉर्मेशन में किस तरह से यूरिन आपका बन रहा है, तो यहाँ पे बोमन कैप्सूल का क्या काम रहेगा, प्रोक्सिमल जो कोवेलेंट है, बोले तो पीसीटी हो गया, डीसीटी हो गया, हेलेने का लूप रहेगा। ये जो भी चीज आई है ब्लड से छन के आया है, इनमें से कौन से पार्ट को लेगी, कौन से पार्ट को छोड़ेगी, मतलब किन किन चीजों को ऑब्जर्व करेगा, किन चीजों को छोड़ दिया जाएगा, ये सारी की सारी चीजें इसमें देखेंगे। तो अब इसके अंदर एक चीज आपको याद रखना कि यहाँ पर आपको अलग कलर के अंदर चीज दिखाई दे रही है। तो यहां से ये जो ऊपर वाला जो इतना इतना पार्ट है, ये तो कौन सा होता है, कोर्टेक्स वाला पार्ट होता है। ये जो अंदर की साइड में, मतलब ऑलमोस्ट जो आपका हेलेने का लूप हो गया, ये किसके अंदर आ जाता है, थोड़ी सी आपकी जो डक्टिंग डक्ट आ गई, ये आपके किस में आ जाते हैं, आपका जो मेडुला वाला पार्ट है, इस मेडुला वाले पार्ट में आ जाता है। जैसा कि आप डायग्राम में भी यहाँ पे देख पा रहे होंगे गौर से कि इस चीज को यहाँ पे बनाया। ये तो देखिए आपके कोर्टेक्स वाले पार्ट में, मेडुला वाले के अंदर ओनली फॉर जो आपका हेलेने का लूप है, ये हेलेने का लूप ही यहाँ पे कोर्टेक्स वाले पार्ट के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए ये चीज अपन ने क्या देख ली, इसकी स्ट्रक्चर देख ली। अब जो भी चीज मैंने अभी आपको बताई है वो सारे की सारी चीज यहाँ पे है कि जो आपका सबसे पहले कौन सा था, बोमन कैप्सूल था। जो आपका बोमन कैप्सूल था ये कैसा होता है, एक कप के जैसे स्ट्रक्चर होती है, जिसमें क्या होता है, ग्लोमेरुलस क्या होता है यहाँ पर प्रेजेंट होता है, जालनुमा स्ट्रक्चर रखती है, एक तरह से कैपिलरी होती है, जहां से क्या होता है, जो भी चीज होती है उस चीज को क्या कर लिया जाता है, छान लिया जाता है। मतलब ग्लोमेरुलस का यहाँ पे काम किसका रहता है, फिल्ट्रेशन का काम रहता है, किसी भी चीज को छानने का काम रहता है। एंड ये जो बोमन कैप्सूल था, यानी जो आपका ग्लोमेरुलस था, इस ग्लोमेरुलस के अंदर क्या होते हैं, पोडोसाइट प्रेजेंट होते हैं। मतलब क्या प्रेजेंट होते हैं, पोडोसाइट होते हैं, पोडोसाइट प्रेजेंट होते हैं, जो क्या करते हैं, किसी चीज को छानने के लिए क्या करते हैं, ये हेल्प करते हैं ब्लड को फिल्टर करने के अंदर। फिर जो आपका पीसीटी वाला पार्ट आएगा, तो जो पीसीटी वाला पार्ट रहेगा, याद रखना
ये जो आपका पीसीटी वाला पार्ट है और अच्छे से अपन इसको देख लेंगे। ये जो पीसीटी वाला पार्ट रहेगा ना, ये अब जो भी चीज यहाँ पर छन के आई है, इसमें से जो भी आपका वाटर रहेगा एंड जो भी आपके साल्ट रहेंगे, मतलब जो भी आपके मिनरल्स हो गए, लवण हो गए, इनको क्या कहे अब्जॉर्ब करने का काम कौन करता है? पीसीटी के द्वारा किया जाता है। फिर पीसीटी से कहां चला जाएगा? जो हेलेने का लूप है, इस हेलेने के लूप में चला जाएगा। और हेलेने का लूप क्या होता है? आपका हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर रहने वाली है। इसमें दो पार्ट होता है, एक तो आपका डिसेंडिंग वाला पार्ट होता है, एक आपका असेंडिंग वाला पार्ट होता है। ये घटते हुए क्रम वाला अवरोही हो गया, इसको अपन आरोही बोलते हैं। अब जो आपका डिसेंडिंग वाला जो पार्ट होता है, तो याद रखना डिसेंडिंग वाला जो पार्ट होता है ये वाटर के लिए परमेबल होता है। मतलब हेलेने के लूप में भी याद रखना ओनली फॉर जो डिसेंडिंग पार्ट है, यानी जो अवरोही भुजा है, यही क्या करती है? वाटर के लिए परमेबल होती है। मतलब यहां से वाटर का क्या होता है? ऑब्जर्वेशन हो जाता है। मतलब जो भी एक्सक्रीटरी मैटर है, अब उसमें भी यदि थोड़ा बहुत वाटर है तो वो क्या कर लेती है? जो डिसेंडिंग लिंब है आपकी क्या कर लेती है? हेलेने के लूप की, ये उसमें से वाटर को निकाल लेती है। इसके साथ में जो इलेक्ट्रोलाइट्स है, इन इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए क्या होती है? इम्परमेबल होती है। तो याद रखना ओनली फॉर वाटर के लिए परमेबल है, जबकि आपके इलेक्ट्रोलाइट्स इनके लिए इम्परमेबल होती है। कौन सी? जो डिसेंडिंग लिंब होती है, ये वाली अवरोही भुजा। जबकि जो आपकी आरोही भुजा है, बोले तो असेंडिंग जो लिंब रहती है, ये जस्ट इसका उल्टा हो जाता है कि वाटर के लिए तो ये इम्परमेबल रहती है, लेकिन जो आपके इलेक्ट्रोलाइट्स आ गए, जो आपके लवण आ गए, जो आपके साल्ट रह गए, उनके लिए क्या होती है? कि परमेबल होती है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे एक्टिवली भी होती है एंड पैसिवली भी होती है। तो ये चीज आपको याद रखना है। इसके अलावा उसके बाद में कहां चला जाएगा? आपके डीसीटी के पास में चला जाएगा। जैसे कि अगले डायग्राम में मैं आपको डीसीटी दिखा देता हूं। ये आपका कौन सा था? डीसीटी वाला पार्ट था। अब जैसे ही आपके डीसीटी वाले पार्ट में जाता है, तो डीसीटी वाले पार्ट में क्या होता है कि यहाँ पे वाटर एंड जो आपका साल्ट होता है, ज्यादातर NaCl रहता है आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। उसका क्या किया जाता है? यहाँ पर अब जो भी बच गया, मतलब जो आपका डीसीटी वाला पार्ट है, ये फाइनल स्टेज है कि अब जो भी आपका मतलब जो भी एक्सक्रीटरी मैटर आया है, उसमें से अब जो भी चीज को सोखना है, सोचना है, उसमें से जो भी चीज निकालनी है, वो आपका डिजिटल कोवेलेंट वाला पार्ट निकाल लेता है। तो ज्यादातर इसमें से साल्ट एंड वाटर निकालेगा। अब यहां पर भी एक हार्मोन का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। जिस टाइम पे एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ा था, पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा एक हार्मोन निकल रहा था, जिसको अपन ने पढ़ा था वेसोप्रिन या एडीएच हार्मोन के नाम से जाना जाता है, एंटी डायरेटिक हार्मोन अपन ने पढ़ा था। तो ये जो आपका वेसोप्रिन है या एडीएच रहता है, यही क्या करता है? यहाँ अपने हार्मोन ये सीक्रेट होता है ताकि ये क्या कर सके? डीसीटी को, डिजिटल कोवेलेंट ट्यूब को एक सिग्नल देता है कि भाई अब तेरे पास में जो भी चीज आई है, इसमें से जो वाटर है, क्योंकि ये फाइनल रिसोर्स है, अभी अपन ने इसमें से कुछ ले लिया तो ले लिया, उसके बाद में सारी चीजें अपन से बाहर चली जाएगी। तो ये वेसोप्रेसिन एंड जो आपका एडीएच है, दोनों का एक ही नाम है। ये चीज आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये क्या करता है? वाटर एंड साल्ट का क्या कर लेता है? मैक्सिमम यहां से अब जितना भी ऑब्जर्वेशन होगा वो हो जाएगा। इसके बाद में अब जो भी चीज बच गई वो कहां चली जाएगी? भाई आपकी कलेक्टिंग डक्ट के अंदर चली जाती है। कहां चली जाती है? कलेक्टिंग डक्ट में चली जाती है। फिर यहां से जो भी चीज बच गई उसका ऑब्जर्वेशन कुछ होता है, थोड़ा बहुत कई बुक्स में लिखा होता है कि यहाँ पे भी थोड़ा सा वाटर का ऑब्जर्वेशन होता है तो होता है नहीं, एक्चुअल में यहाँ पे कुछ भी वाटर का ऑब्जर्वेशन नहीं होता है। फिर यहां से यूरिन को क्या कर दिया जाता है? शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये चीज अपन ने पढ़ ली। अब मेन आ जाती है कि भाई जो यूरिन का फॉर्मेशन है ये आखिरकार कैसे हो रहा है? कि मतलब बात करें क्या मैकेनिज्म हो रही थी कि कौन सा जो पार्ट था, जो पीसीटी वाला पार्ट था, हेलेने का लूप था, बोमन कैप्सूल था, डीसीटी था, यहाँ पर कौन कौन सी चीजों का स्टोरेज होता है, मतलब कौन कौन सी चीज यहाँ पर ऑब्जर्व होती है। इस बेसिस के ऊपर क्या किया है? जो यूरिन बनता है इसकी क्या होती है? 3 स्टेप होती है। पहला तो आता है कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, बोले तो ग्लोमेरुलस जो फिल्ट्रेशन वो हो जाता है। मतलब ग्लोमेरुलस के द्वारा सबसे पहले क्या किया जाता है? चीज का फिल्टर किया जाता है, जैसे मैंने आपको बताया था चाय पत्ती वाला एग्जांपल देके। इसके बाद में आता है ट्यूबुलर जो आपका रिसोर्स, री ऑब्जर्वेशन। तो यहां पर सीधी सी बात, अब जो आपकी पीसीटी बच गई, डीसीटी हो गई, हेलेने का लूप हो गया, इन तीनों के द्वारा अब उसमें से जो एक्सक्रीटरी मैटर आया था उसमें से चीजों को क्या करेगी? ऑब्जर्वेशन करेगी। इसके बाद में थर्ड स्टेप आ जाती है ट्यूबुलर सिक्रेशन, या बोले तो कलेक्टिंग डक्ट वाला आ जाता है। यहां से क्या होता है? जो भी चीज बच गई उसको क्या कर दिया जाता है? आगे की साइड में भेज दिया जाता है। फिर वहां से शरीर से बाहर यूरिन आपके शरीर से निकल जाता है। तो ये 3 स्टेप होती है। तो इन तीनों स्टेप को अपन सबसे पहले देख रहे हैं। तो सबसे पहला पार्ट तो कौन सा था? आपका ग्लोमेरुलस वाला पार्ट था। यूरिन फॉर्मेशन थी, मैकेनिज्म पढ़ रहे हैं, उसमें सबसे पहला कौन सा था? आपका
ग्लोमेरुलस वाला पार्ट था। ये आपकी अफरेंट आपकी आर्टरी आ गई, ये आपकी इफरेंट वाली आ जाती है। मतलब यहां से तो ब्लड जाएगा और यहां से ब्लड क्या जाएगा, एग्जिट हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। इसके बीच में यहाँ पे गुच्छा बना हुआ रहता है, जहां से क्या होता है, चीजें क्या होती है, छनती है। मतलब ग्लोमेरुलस होता है तो चीजों को छान देता है। तो यहाँ पे काफी वाटर हो गया, मिनरल्स हो गए, आयंस हो गए, इन विटामिन हो गए, इन सब क्या क्या आ गए भाई, आपका जो बोमन कैप्सूल था इस बोमन कैप्सूल में आ गए। तो यहां तक तो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन बोले तो फर्स्ट स्टेप कंप्लीट कंप्लीट हो जाती है। फिर जो भी चीज बच गई, अब आपकी जो डक्ट है, ट्यूब है, इस ट्यूब में जाएगी और इसका पहला पार्ट कौन सा आ जाता है, डीपीसीटी आ जाता है, प्रोक्सिमल कोवेलेंट ट्यूब्यूल आ जाती है, बोले तो समीपस्थ कुंडलित आपकी नलिका आ जाती है। तो यहां पर जितना भी ऑब्जर्वेशन होगा, मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन आपकी जो पीसीटी है ये उस चीज का कर लेती है। तो यहाँ किन चीजों का ऑब्जर्वेशन करती है, तो यहाँ पर जो आपका ग्लूकोज हो गया, अमाइनो एसिड हो गया, यदि यहाँ पर जो भी पदार्थ आया था उसमें से में ये चीजें प्रेजेंट है तो उसका ऑलमोस्ट 100% ही ऑब्जर्वेशन कर लेती है। इसके अलावा उसके अंदर वाटर एंड जो इलेक्ट्रोलाइट्स है उसका 60 से 80% तक क्या कर लेती है, ऑब्जर्वेशन कर लेती है। एंड कुछ कार्बोनेट्स रहेंगे इसके अंदर, तो उन कार्बोनेट्स का भी क्या कर लेंगे, 90% तक ऑब्जर्वेशन कर लिया जाता है पीसीटी के द्वारा। अब पीसीटी से आगे की साइड में वो चीज चलेगी तो कहां आ गई, आपके हेलेनिक के लूप में आ गई। ये आपका कौन सा आ जाता है, हेलेनिक के लूप वाला पार्ट आ जाता है। इसके भी दो पार्ट आता है, पहला तो आ जाता है डिसेंडिंग, ये डिसेंडिंग वाला आ जाता है, ये आपका सीधी सी बात है असेंडिंग वाला आ जाता है। तो जो आपका डिसेंडिंग वाला रहेगा, इस डिसेंडिंग वाले के अंदर याद रखना वोटर के लिए तो ये परमेबल रहती है। मतलब यहां पर ये वोटर, जितना भी वोटर रहेगा उस वोटर को ये क्या कर लेगी, इससे जितना भी हो पाएगा उतना ये वोटर को ऑब्जर्व कर लेगी। लेकिन इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए क्या होती है, इम्परमेबल होती है। मतलब इलेक्ट्रोलाइट्स को ये ऑब्जर्व नहीं कर पाएगी, ओनली फॉर वोटर को डिसेंडिंग वाली ऑब्जर्व कर लेगी। अब यहां से क्या आएगा, फिर ये ऊपर की साइड में जाएगा, तो ये कौन सी आ गई, आपकी असेंडिंग लिंब आ गई। अब जो आपकी असेंडिंग वाली रहेगी ये वाटर के लिए तो इम्परमेबल रहेगी, लेकिन जो इलेक्ट्रोलाइट्स है इन इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए क्या रहेगी, परमेबल रहेगी। जैसे कि आपका NaCl रहेगा, इसके लिए परमेबल हो जाएगी। अब यहां से होती हुई कहां जाएगी, ये आपकी डीसीटी के पास में जाएगी, डिस्टल कोवेलेंट जो आपकी ट्यूब्यूल है, या बोले तो दूरस्थ कुंडली तक आपकी नलिका है, वहां तक चली जाएगी। अब यहां पर आपका एक हार्मोन था जिसका नाम क्या था, एडीएच हार्मोन था। ये एडीएच हार्मोन, अब इसके अंदर जो भी आपका वोटर रहेगा उस एडीएच हार्मोन की प्रेजेंस में यहां से वोटर का ऑब्जर्वेशन हो जाएगा। इसके अलावा एक और है आपका जो एल्डोस्टेरोन जो आपका हार्मोन था, वो क्या करेगा, यहां से यदि इसमें कुछ लवण है जैसे NaCl वगैरह है तो उसका भी क्या कर लिया जाता है, ऑब्जर्वेशन कर लिया जाता है। फिर अब जो भी चीज बच गई वो फाइनल आपका क्या बन जाता है, यूरिन बन जाता है, जो कहां चला जाता है, आपके कलेक्टिंग डक्ट में चला जाता है। और कलेक्टिंग डक्ट के अंदर यदि हो पाता है तो ये क्या कर लेता है, थोड़ी अमाउंट में जो आपका यहाँ पे यूरिया था ये यूरिया छोड़ दिया जाता है। एंड यहाँ पे क्या होता है, थोड़ा सा जो वाटर है, कभी कभी जरूरत पड़ती है तो यहाँ से वाटर को भी ऑब्जर्वेशन कर दिया जाता है। अदरवाइज यहाँ पे कुछ भी नहीं होता, यहाँ सिर्फ एक तरह से ये पाथवे होता है कि भाई यहाँ से जितने भी आपके नेफ्रॉन रहेंगे, यहाँ से नेफ्रॉन आ रहे हैं, यहाँ से आ रहे हैं, ये साल का कलेक्ट करेगा, कलेक्ट करके आपके शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये आपकी क्या है, यूरिन फॉर्मेशन की मैकेनिज्म रहती है। मेन यहाँ पे जो कौन कौन सी चीजों का ये ऑब्जर्व करती है, किसकी प्रेजेंस में करती है, बस इतनी सी ही चीज आपको क्या रखनी है भाई, याद रखनी है। चलिए, ये डायग्राम आपकी एनसीईआरटी वाला डायग्राम है। जो चीज मैंने अभी आपको बताई है सेम टू सेम वो की वो चीजें हैं। कोर्टेक्स वाला पार्ट आ गया, मिडुला वाला पार्ट आ गया, ये आपकी डिसेंडिंग वाली पार्ट हो गई, ये NaCl। देखिए डिसेंडिंग में गौर से आप देखोगे तो यहाँ पे H2O का हो रहा है, मतलब पानी का हो रहा है। यहाँ पर आपके NaCl का हो रहा है, देखिए पानी का कहीं पर भी नहीं हो रहा है। यहाँ पे पानी का, कार्बोनेट का, आयंस का, जो भी चीजों को हो रहा है वो सारी चीजों को क्या हो रहा है, ऑब्जर्वेशन हो रहा है। तो ये आपके एनसीईआरटी में डायग्राम है। जो चीज मैंने अभी आपको समझाई है वो आपके एनसीईआरटी इस तरीके से समझाती है। आई थिंक आपको समझ में आ गई हो। चलिए, अब थोड़ा सा अपन देख लेते हैं आगे की साइड में कि भाई अब जो आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम है इसमें कौन कौन से क्वेश्चंस आज तक एग्जाम में बने हैं और आगे किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं। तो ये अब 2-3 स्लाइड बची है, ये वेरी वेरी अल्ट्रा इंपॉर्टेंट है। यहां से इनमें से एक भी पॉइंट आपको मिस नहीं करना है, यहीं से ज्यादातर क्वेश्चन है वो आपके बनते हैं। चलिए, सबसे पहले हम तो बात कर लेते हैं यूरिन के बारे में कि भाई जो आपका यूरिन का जो निर्माण है, यूरिन का फॉर्मेशन है, ये कहां पर होता है पूछ लिया जाए तो याद रखना जो आपकी कलेक्टिंग, जो आपकी डक्ट थी बोलते हैं, जिसको संग्रह नलिका बोलते हैं, वहां पर मूत्र का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है, मूत्र का निर्माण होता है।
आगे पूछ लिया जाए कि भाई जो आपका यूरिन है, जो आपका मूत्र है, इसका येलो रंग कैसे होता है, मतलब पीला कलर क्यों होता है, क्या रीजन है। तो याद रखना कि मूत्र के अंदर यूरोक्रोम नामक एक पिगमेंट प्रेजेंट रहता है, एक वर्णक प्रेजेंट रहता है, जिसके कारण क्या होता है, अपने शरीर के अंदर जो मूत्र है उसका रंग कैसा होता है, हल्का पीला होता है। इसके अलावा पूछ लीजिए कि भाई एक नॉर्मल मनुष्य है, वो एक बार के अंदर जो मूत्र बनता है उसका, वो ऑलमोस्ट कितना बनता है। तो याद रखना 1 लीटर से लेकर 1.8 लीटर तक एक नॉर्मल मनुष्य है, उसके अंदर क्या होता है, मूत्र निर्माण की प्रोसेस होती है। इसके अलावा आपको यूरिन का पीएच पूछ लिया जाए कि मूत्र का पीएच कितना है, तो आपकी एनसीईआरटी बोलती है कि भाई हल्का अम्लीय होता है। मेन किस चीज पे याद रखना है, अलग अलग जगह देखोगे तो अलग अलग जगह 6 देखने को मिल जाएगा, 7 में देखने को मिल जाएगा, 6.9 भी देखने को मिल जाएगा। ओवरऑल बात करें तो हल्का अम्लीय क्या होता है, आपके मूत्र का क्या रहता है, पीएच रहता है। बस ये वाली लाइन आपको याद रखनी है, कैसा होता है, हल्का अम्लीय होता है। ऑलमोस्ट कितना होता है, लगभग 6 क्या होता है, आपके यूरिन का पीएच रहने वाला है। अब यूरिन के अंदर क्या क्या चीजें प्रेजेंट रहती है, कौन कौन से कंपोनेंट्स है, वो आपके यूरिन में, मूत्र में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। तो याद रखना ऑलमोस्ट जो आपका यूरिन रहेगा उसका 90 से लेके 95%, बोले तो 92 से 95% तक का जो पार्ट रहेगा वो तो आपका क्या रहता है भाई, वाटर रहता है। इसके अलावा 2% क्या रहता है, उसके अंदर क्या रहता है, यूरिया रहता है। एंड इसके अलावा भी काफी चीजें प्रेजेंट रहती हैं। फॉर एग्जांपल क्रिएटिन आ गया आपका, यूरिक अम्ल आ गया आपका, यूरोक्रोम वर्णक आ गया आपका, कुछ लवण आ गए, ये सारी चीजें क्या रहती है उसके अलावा उनके अंदर प्रेजेंट रहती है आपके यूरिन के अंदर। तो मेन जो पॉइंट थी वो बस आपको एक ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये तीनों चीजें क्या है आपको याद रखनी है। याद रखिएगा, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, ये तीनों वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट रहने वाले हैं। चलिए आगे बात कर लेते हैं। अब बात करते हैं कि भाई किसी के अंदर मतलब कोई भी बीमारी हो जाती है तो यूरिन टेस्ट बताया जाता है कि भाई इसके यूरिन की जांच कीजिए, उससे पता चल जाता है कि भाई क्या बीमारी है। तो वही चीज बात करते हैं कि भाई क्या चीजों को देख के पता चलता है कि कौन सी बीमारी आपको हो चुकी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल की बात करें कि भाई आपका यूरिन लिया और उस यूरिन के अंदर चेक किया, उसके अंदर यह देखा कि भाई उसके अंदर ग्लूकोज की मात्रा कितनी है। यदि आपके यूरिन के अंदर ग्लूकोज की मात्रा काफी ज्यादा है, मतलब ग्लूकोज काफी मात्रा में ज्यादा प्रेजेंट है, तो इसका मतलब भाई आपको क्या हो चुका है, डायबिटीज हो चुका है। तो याद रखना डायबिटीज का मतलब क्या है कि ग्लूकोज की उपस्थिति है वो आपके यूरिन के अंदर क्या हो चुकी है, ज्यादा हो चुकी है। इसके अलावा मान लीजिए आपके यूरिन में प्रोटीन की मात्रा ज्यादा है, तो भाई आपको किडनी से रिलेटेड क्या हो सकती है, कोई ना कोई बीमारी हो सकती है। यदि आपके मूत्र लिया जाए और उसका टेस्ट किया जाए कि भाई क्या चीज है, यदि उसमें ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा है तो आपको डायबिटीज है, यदि उसमें प्रोटीन की मात्रा ज्यादा है तो आपको क्या है, किडनी से रिलेटेड किसी न किसी तरह की डिजीज है। इसके अलावा मान लीजिए कि आपके यूरिन में थोड़ा बहुत ब्लड आ रहा है, बोले तो आरबीसी डब्ल्यूबीसी की मात्रा थोड़ी सी आपके यूरिन के अंदर क्या है, ज्यादा है। तो इसका मतलब क्या है कि भाई आपका यूरिनरी ब्लैडर है, वहां पर या आपका जो यूरिन से रिलेटेड जो भी चीजें हैं उनके अंदर या तो कोई इन्फेक्शन हुआ है या वहां पर कोई ना कोई घाव हो गया है, जिसके कारण आपके ब्लड के, आपके यूरिन में थोड़ी सी ब्लड की मात्रा बोले तो आरबीसी डब्ल्यूबीसी की मात्रा देखने को मिलती है। इसके अलावा ये देख लिया जाए कि भाई कीटोन बॉडी आपकी जो यूरिन है उस यूरिन में कीटोन बॉडीज प्रेजेंट है, तब भी आपको एक तरह से क्या हो सकती है, डायबिटीज है कि डायबिटीज हो सकती है। इसके अलावा जो आपके बाइल पिगमेंट है, ये बाइल पिगमेंट भी यदि क्या है मूत्र के अंदर प्रेजेंट है, बाइल पिगमेंट प्रेजेंट है मतलब आपके मूत्र का कलर है ये क्या रहेगा, येलो रहेगा, बाइल पिगमेंट प्रेजेंट है। तो अब बाइल पिगमेंट यदि ज्यादा प्रेजेंट है तो आपको क्या हो सकता है, पीलिया हो सकता है, पूरे तो आपको जॉन्डिस हो सकता है। तो आपने देखा होगा किसी को पीलिया हो जाता है तो उसके जो यूरिन होता है वो काफी ज्यादा येलो आता है, मतलब कंटिन्यू येलो आता रहता है। देखिए येलो आने का एक रीजन अभी मैंने आपको बताया था कि भाई येलो नॉर्मली यदि आप पानी वगैरह नहीं पीते हैं, कम पीते हैं, तो आपका यूरिन थोड़ा सा येलो आता है। लेकिन आप अच्छे से पानी पी लेते हैं, नॉर्मल आप है, तो आप यूरिन को बाहर निकालते हैं तो आपका यूरिन इतना ज्यादा येलो कलर में नहीं आता। लेकिन यदि आप पानी भी सही पी रहे हैं, सारी चीज आप सही कर रहे हैं, फिर भी आपका यूरिन है वो उसका कलर येलो आ रहा है, इसका मतलब आपको क्या हो चुका है भाई, पीलिया हो चुका है। ये चीज आपको याद रखनी है। तो पीलिया का मतलब बाइल जो पिगमेंट है इसकी मात्रा आपके यूरिन के अंदर क्या है, ज्यादा आ रही है।
अब कुछ और पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स को देख लेते हैं। अब मान लीजिए कि किसी की किडनी है, उस किडनी के अंदर क्या हो चुका है, पथरी हो चुकी है। तो वो जो पथरी है वो एक्चुअल में किसकी बनी होती है, वो जो स्टोन है वो स्टोन किसका बना होता है, तो याद रखना कैल्शियम ऑक्सलेट होता है, उसका वो स्टोन बना रहता है। वेरी इंपॉर्टेंट होता है। एक भी यहां से क्वेश्चन बाहर आया हुआ नहीं है। आपके जितने भी कॉम्पिटिशन एग्जाम है उनके अंदर ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे गए हैं, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट आ जाता है एल्केप्टोन्यूरिया। एल्केप्टोन्यूरिया जो आपकी होती है, इसका मतलब क्या होता है, आपको काले मूत्र की समस्या है, मतलब आपका जो यूरिन है उसका कलर क्या है, यदि ज्यादा ही ब्लैक कलर आ रहा है, काला कलर आ रहा है, तो क्या हो चुका है, आपको एल्केप्टोन्यूरिया है, ये हो चुका है। इसके अलावा बात करें हीमेटूरिया। हीमेटूरिया की बात करें तो इसके अंदर क्या है कि इसका मतलब है कि यदि आपका जो मूत्र है उस मूत्र के अंदर यदि ब्लड आ रहा है, रक्त आ रहा है, तो आपको क्या हो चुका है, हीमेटोयूरिया हो चुका है। नाम से पता चल रहा है हीमेटोयूरिया। हीमो का मतलब क्या होता है, ब्लड से हो जाता है। यूरिया का मतलब सीधी सी बात है आपका यूरिन से हो जाता है। मतलब आपके यूरिन के साथ में यदि ब्लड आ रहा है तो आपको क्या हो चुका है, हीमेटोयूरिया हो चुका है। कभी भी याद रखना कि कोई भी वर्ड रहता है उसी के अंदर हमेशा आपका उसका आंसर आपको देखने को मिलेगा। दूसरा आ जाता है डिस्टिसूरिया। डिस्टिसूरिया देखिए, डिसयूरिया इसका मतलब होता है कि डिसयूरिया जिस टाइम पे आप यूरिन उत्सर्जन कर रहे हैं उस टाइम पे आपको थोड़ा सा दर्द महसूस हो रहा है, इस कंडीशन को क्या बोला जाता है, डिसयूरिया बोला जाता है। नेक्स्ट आ जाती है डायलाइसिस। डायलाइसिस कब किया जाता है, तो याद रखना यदि किसी की किडनी होती है, ये किडनी खराब हो जाती है तो कृत्रिम रूप से बोले तो आर्टिफिशियल रूप से, क्योंकि किडनी का मेन फंक्शन क्या है, किडनी का एक ही मेन फंक्शन है कि एक तो वो क्या करती है, सबसे मेन फंक्शन तो ये हो गया कि आखिर ब्लड को क्या करती है, फिल्टर करती है, ब्लड को छानने का काम करती है। एंड मूत्र निर्माण का बोले तो जो आपका यूरिन है उसके फॉर्मेशन में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहता है आपकी किडनी का। अब वो आपके शरीर में क्या कर रही है, ब्लड को फिल्टर कर रही है। तो किडनी है ही नहीं, किडनी खराब हो गई है, तो आपको क्या करना पड़ता है, डायलाइसिस कराना पड़ता है, बोले तो अपहरण की क्रिया करानी पड़ती है। तो डायलाइसिस के अंदर क्या होता है कि जैसे आपकी किडनी काम करती है वैसे ही बाहर एक मशीन होती है, उस मशीन से आपके ब्लड को क्या किया जाता है, घुमाया जाता है, फिर वहां पे क्या किया जाता है, आपका जो ब्लड है इस ब्लड को प्योर किया जाता है। यह प्रोसेस क्या कहलाती है, आपकी डायलाइसिस कहलाती है। दूसरा आ जाता है ग्लूकोसूरिया। ग्लूकोसूरिया नाम से पता चल रहा है कि आपकी यदि यूरिया के अंदर ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा है, यदि मूत्र में ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा है तो क्या उस कंडीशन को क्या बोलेंगे, ग्लूकोसूरिया बोला जाता है। इसके अलावा आ जाती है पोलीयूरिया। पोली का मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा। यूरिया का मतलब क्या होता है, यूरिन निकालना। मतलब यदि आपको बार बार मूत्र बन रहा है, बार बार आपको यूरिन आ रहा है, मतलब बार बार आपको वॉशरूम जाना पड़ रहा है, तो आपको क्या हो चुका है, पोलीयूरिया हो चुका है। आगे बात करें डाईयूरेसिस। डाईयूरेसिस का भी मतलब वही हो जाता है कि बार बार मूत्र विसर्जन करना। देखिए पोलीयूरिया का मतलब है कि यूरिन बार बार में बनना, मतलब आपकी जो किडनी है ये थोड़ी सी खराब हो गई है, तो आपके शरीर में जो यूरिया है, ये जो आपका मतलब मूत्र है ये बार बार में बन रहा है, ये तो क्या कहलाता है, पोलीयूरिया बना रहा है। लेकिन डाईयूरेसिस का मतलब क्या होता है, वो चीज जो बनी है आपको पोलीयूरिया हो गया है, उसके बाद में अब आपको बार बार में क्या जाना पड़ रहा है, उस चीज को बाहर निकालना पड़ रहा है, यूरिन को बाहर निकालना पड़ रहा है। तो बार बार मूत्र विसर्जन की जो प्रोसेस है उसको डाईयूरेसिस के नाम से जाना जाता है। आगे आ जाते हैं ओलिगोयूरिया। ओलिगोयूरिया का मतलब होता है कि आपके शरीर में जो मूत्र है, यूरिन है, इसकी मात्रा क्या हो रही है, कम बन रही है। मतलब आपके शरीर में जो आपको, मतलब आप पानी भी काफी ज्यादा पी रहे हैं, हर चीज आप कर रहे हैं, लेकिन जो यूरिन फॉर्मेशन है ये अच्छे से नहीं हो पा रहा है। इस कंडीशन को क्या बोला जाता है, ओलिगोयूरिया बोला जाता है। लास्ट एंड फाइनल क्या जाता है, मान लीजिए कि आपके मतलब जो मूत्र था उस मूत्र में ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा आ रही है, तो उसके लिए एक टेस्ट बताया जाता है। उस टेस्ट का नाम क्या है ये पूछ ले जाए तो याद रखना बेनेडिक्ट परीक्षण इसको बोला जाता है। बेनेडिक्ट जो परीक्षण है इसी के द्वारा टेस्ट किया जाता है, आपके यूरिन को देखा जाता है कि यूरिन में ग्लूकोज या जो शर्करा है इसकी मात्रा कितनी है एंड कितनी नहीं है। ये चीज देखी जाती है आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर। तो ये आपका कंप्लीट हो जाता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम कंप्लीट हो जाता है। तो अपन ने आपके 4 चैप्टर थे, इन 4 चैप्टर को बायोलॉजी के कंप्लीट कर लिए हैं। इसके जो नोट्स हैं, जो भी चीज यहाँ पे क्लास से लेते हैं, उन सबके जो नोट्स हैं वो आपको अपनी प्ले स्टोर के ऊपर एप्लीकेशन है दातिज ग्रुप ऑफ एजुकेशन, एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। वहां पर कंप्लीट ये जो नोट्स रहेंगे ये आपको फ्री में वहां पर मिल जाएंगे। तो टेंशन बिल्कुल भी नहीं रहना है, एग्जाम की तैयारी कीजिए, सिलेक्शन अपन
जीवन को अपना लेके चलना है। तो चलिए अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड ज्यादा से ज्यादा लोगों को वीडियो शेयर कीजिएगा। तो चलिए अगले लेक्चर में फिर मिलते हैं। थैंक यू एंड एक बार जो एप्लीकेशन है उसको विजिट जरूर कीजिएगा।